जिस इजराइल की सिक्योरिटी की दुनिया देती है मिसाल, उसने भारत से क्यों मंगवाए ड्रोन? मोदी राज में कैसी बढ़ रही दुनिया भर में भारत की ताकत? 5 मिनट में देखिए 5 बड़े सबूत। पाकिस्तान से अमेरिका तक जयशंकर की कैसी है कूटनीति, सुनिए सबसे सटीक विश्लेषण। ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब भारत लड़ाकू शस्त्रों या फिर दूसरे तरह की तकनीकी के लिए अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस और अन्य यूरोपीय पश्चिमी देशों पर डिपेंडेंट रहता था। लेकिन अब न सिर्फ अपने लिए खुद हथियार बना रहा है, बल्कि इजराइल जैसे देशों को ड्रोन एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इजराइल ने भारत के हैदराबाद की एक कंपनी से ड्रोन खरीदे हैं, जिसका इस्तेमाल वो हमास के साथ हो रही लड़ाई में कर रहा है। इससे ड्रोन से इजराइल को अपने जमीनी और समुद्री टारगेट को ढूंढने में मदद मिल रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब हरमस ड्रोन भारत खुद से बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। एक तरफ अपनी सुरक्षा ताकत को स्वदेशी और स्वनिर्मित हथियारों और तकनीक से मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी मोदी शाह जयशंकर की जोड़ी ने दुनिया भर में झंडा बुलंद किया है। अब स्थिति ये हो गई है कि जो एलन मस्क कभी अपनी टेस्ला कार को भारत में अपनी शर्तों पर लाने की सोच रहे थे, उन्हें अब न सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी पड़ रही है, बल्कि यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए न सिर्फ अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कि बिना भारत के यूएनएससी का कोई औचित्य ही नहीं है। तो यहाँ बात यह है कि देश तो वही है, देश की जनता, अधिकारी और काम करने वाले लोग भी वही हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि कभी पाकिस्तान जैसा देश भी धमकी देता रहता था, हम सुनते रहते थे, लेकिन आज अमेरिका की भी गलत बातों को नहीं सुनते। अमेरिका और यूरोप बोलते रह गए कि आप रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन हमने न सिर्फ खरीदा बल्कि एस जयशंकर ने यूरोप में बैठकर ही उनके दोगलेपन को आईना भी दिखाया। आपको ये भी समझना चाहिए कि कैसे भारत की बढ़ती ताकत से दुनिया की कई बड़े देशों के होश उड़े हुए हैं। भारत का कोई बिजनेसमैन जब दुनिया भर में चाहने लगता है, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आना शुरू होता है, तो एक लॉबी को यह पसंद नहीं आता है। और फिर आती है हिडनबर्ग जैसी रिपोर्ट, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट निराधार बताता है। आपको बता दी कि आज जो ड्रोन इजराइल हमसे खरीद रहा है, उसका निर्माण भी अडानी की एक कंपनी भारत में कर रही है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। आज भारत के दुश्मनों को भारत में घुसने की तो बात दूर, दूसरे देशों में छुप कर रहने में भी डर लगता है। भारत के दुश्मन चाहे जहां भी हों, एक एक कर ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान की जेल में भारत की सरबजीत को मारने वालों को किसी अज्ञात ने ऊपर पहुंचाया। ऐसे ही पाकिस्तान और कनाडा में रह करीब भारत के 21 दुश्मनों को 1 साल के अंदर ऊपर पहुंचाया जा चुका है। हालांकि भारत इसमें अपना हाथ होने की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बार बार ये आरोप लगाता है कि यह सब कुछ भारत करवा रहा है। ब्रिटेन का एक अखबार द गार्डियंस भी लिखता है कि इसमें भारत का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि अज्ञात हमलावर जिनको भी ऊपर पहुंचा रहे हैं, वो भारत के ह्यूज हमले में कभी न कभी शामिल रहे हैं या फिर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। और ये अज्ञात हमलावर इसमें कोई धार्मिक भेदभाव नहीं कर रहा है। अगर वो भारत का दुश्मन है तो ऊपर जाएगा, फिर चाहे वो पाकिस्तानी हो या फिर खालिस्तानी, वो अज्ञात हमलावर कोई भी हो, तो वो भारत का हितैषी ही है। जब आपका देश मजबूत होता है, नेतृत्व मजबूत होता है, तो देश के लोगों को अपने आप ताकत आ जाती है। आज शायद उसी का नतीजा है कि एक एक कर भारत के दुश्मन अपने घरों से ही जहन्नुम पहुंचाए जा रहे हैं और देश वाह वाह कर रहा है। बाहरी दुश्मनों को अज्ञात हमलावर एक एक कर खत्म कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हाफिज और दाऊद के बारे में हम सुने कि उनकी हुरों के पास उन्हें भेज दिया गया है, लेकिन अपने देश के अंदर दुश्मन से खुद ही लड़ना होगा। बीजेपी के करीब 1400 विधायक, 300 से ज्यादा सांसद, एक प्रधानमंत्री, आरएसएस और अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार में लगी है। लेकिन मोदी का एक मंत्री ऐसा है जो न चुनाव प्रचार में है और न ही चुनावी प्रपंच में फंसा है। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण पीएम मोदी को बीच चुनाव में एक मुस्लिम देश का दौरा करना पड़ सकता है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के हालात हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये तीसरा विश्व युद्ध भी बन सकता है। भारत को चाहिए तरक्की, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्वरोजगार। मोदी ने एस जयशंकर को साफ निर्देश दिया है कि आप अपना काम करते रहें, चुनाव बीजेपी लड़ेगी। हर मंत्री से अगले 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड मांगा था और तब जयशंकर ने अपने रिपोर्ट कार्ड में ये साफ कह दिया था, हम दुनिया के हर देश को उसकी भाषा में जवाब देंगे। और इसकी प्लानिंग इजराइल और ईरान के बीच बने युद्ध के हालात में भी चल रही है। ये बात गलत नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी को आप जल्दी इराक और इजराइल के राष्ट्रपतियों से फोन पे बात करते सुनेंगे, या फिर वो किसी तीसरे देश में जाकर मध्यस्थता करते नजर आ सकते हैं। और ये खबर भारत के इतिहास में ऐतिहासिक होगी। अगर बीजेपी को इधर चुनाव में थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ तो भारत का मान बढ़ाने और लोगों का दिल जीतने के लिए भी मोदी सरकार के पास ये अच्छा मौका होगा। भारत अपनी आर्थिक नीतियों को देख रहा है और दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो युद्ध में जाकर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत अछूता नहीं रहेगा। इसीलिए एस जयशंकर इस मिशन पर लगे हैं।
इजराइल और ईरान को एक टेबल पे बैठाया जाए और उस टेबल पे जो तीसरा शख्स हो वो उन्हें समझाए कि 21वीं सदी में युद्ध नहीं, अर्थव्यवस्था और तरक्की पर बात करनी होगी। उस तीसरे नेता की बात होती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक तरफा इजराइल के साथ है। दुनिया भर के ज्यादातर ताकतवर देश न्यूट्रल नहीं है और समझौता कोई न्यूट्रल देश ही करवा सकता है। भारत का इतिहास है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत ने अपनी इसी अंदाज से उसी वक्त इशारा किया था कि आने वाले वक्त में भारत दुनिया की लड़ाई में एक नई भूमिका निभाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार मंच से दावा कर चुके हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बहुत अलग रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुल के नरेंद्र मोदी के बीच में आकर समझौता कराने की अपील की थी। जब इजराइल और इराक के बीच युद्ध में समझौते की जरूरत पड़ेगी तो इजराइल दुनिया में सिर्फ एक देश की तरफ देखेगा, वो है भारत। ईरान भी जानता है कि भारत की बात न मानना उसकी आर्थिक व्यवस्था को तोड़ सकता है। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी समझिए। अमेरिका ने भारत को खूब धमकाने और समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भारत ने तय कर लिया कि हम रूस से ही तेल लेंगे तो हमने वो करके दिखाया। तेल का भंडार ईरान में है और पूरी इकोनॉमी क्रूड ऑयल पर ही निर्भर करती है। ईरान ने भारत की बात नहीं मानी तो उसके पाकिस्तान बनने में ज्यादा साल नहीं लगेंगे। हालांकि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था और वहां का अर्थतंत्र पाकिस्तान की तुलना में काफी आगे है। पर कहते हैं भारत भी तो कभी सोने की चिड़िया था, लेकिन गलत नीतियों और आक्रांताओं के कारण भारत में भी कभी अनाज का संकट पैदा हो गया था। इसीलिए सब वक्त की बात है। ईरान खुद को किंग न समझे तो ये उसके लिए और वहाँ की जनता दोनों के लिए बेहतर होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान और इजराइल के विदेश मंत्रियों के संपर्क में हैं। जब दोनों देश में युद्ध के हालात बने तो जयशंकर ने ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकाला। यहाँ तक कि यूक्रेन पे रूस हमला करने वाला था तो भारत ने कहा था कि हमारे किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के सूडान, पाकिस्तान और कई देशों के लोगों को निकाला। यहाँ तक कि समुद्र में भी जब कोई जहाज फंसता है तो भारत के मार्कोज कमांडो ही उसे बाहर निकालते हैं। तब ये नहीं देखते हैं कि उसमें बैठा नागरिक पाकिस्तान का है या कोई और है। तो ये सवाल सबको समझना होगा कि चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक विदेशी दौरा क्यों कर सकते हैं। यही कारण है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में दुनिया भर को भारत से उम्मीद है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो मदद भी कर सकता है और समझौता भी करवा सकता है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच हालात पहले ही दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसी बीच ईरान और इजराइल भी अब आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। इस आशंका ने चर्चा का बाजार गर्मा दिया है, तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि अगर ये दोनों देश आमने सामने आए तो कौन सा मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा होगा और दूसरे कौन से देश ईरान के साथ आएंगे, क्या होगा इसका अंजाम, किस पर कैसा असर पड़ेगा, ईरान ज्यादा ताकतवर होगा या इजराइल। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब भारत क्या करेगा, किसके साथ जाएगा, किसके साथ खड़ा होगा, क्या भूमिका हो सकती है भारत की। भारत के रुख पर सिर्फ भारत की जनता का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ये सवाल भी उठ रहा है कि इस टकराव का असर भारत पर क्या पड़ेगा। आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वापस आते हैं मुद्दे पर। तो इजराइल और ईरान के आमने सामने आने के बाद अमेरिका से लेकर रूस, जर्मनी और भारत जैसे देश अभी से सतर्क हो गए हैं। भारत समेत सभी देश मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। रूस और जर्मनी ने तो ईरान और इजराइल के लिए अपनी उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। साथ ही मध्य पूर्व के देशों से संयम बरतने की अपील भी कर डाली है। इजराइल और ईरान से भी धैर्य बनाए रखने की अपील की जा रही है, मगर हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, उन पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है। शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से कि अगर स्थिति बिगड़ी तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा हो सकता है। तो आपको यहाँ बता दें कि सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि और भी देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। ये आपको चौंका सकता है, लेकिन ये सच है। अब लेकिन पहले हम बात करेंगे मुस्लिम देशों की। तो ईरान के पक्ष में जो मुस्लिम देश आ सकते हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है इराक का, फिर सीरिया, फिर लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन। ये वो मुस्लिम देश है जो खुलकर ईरान के पक्ष में आ सकते हैं, या कहें कि आएंगे ही। तो जैसा कि हमने बताया, सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं है बल्कि दूसरे भी ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ आ सकते हैं, और इन मुल्कों में सबसे बड़ा नाम रूस का है जो ईरान का सहयोगी है, और इसकी वजह आप सभी जानते ही हैं।
क्योंकि रूस हर उस मुल्क के साथ खड़ा होता है जिसकी दुश्मनी अमेरिका के साथ रही है, और ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। यूक्रेन की वजह से अमेरिका समेत अन्य यूरोपीय और पश्चिमी देशों से उसकी ठनी हुई है। जानकारों का दावा है कि रूस उत्तर कोरिया, चीन, मध्य एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देश भी ईरान के पक्ष में खड़ा करवा सकता है, और सूत्रों का कहना है कि रूस ने इन देशों से बातचीत भी शुरू कर दी है। वहीं इजराइल के पक्ष में अब कौन से देश आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है, इसकी बात भी होनी चाहिए। तो अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही इजराइल के साथ आने का ऐलान कर चुके हैं। इसकी वजह भी आप जानते हैं, जहां रूस होगा वहां अमेरिका नहीं होगा। तो अब जानकार कहते हैं कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो दुनिया दो धड़ों में बंट सकती है, क्योंकि दुनिया की दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका ही मानी जाती हैं, और जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो इसका असर काफी खतरनाक हो सकता है। अब कौन सा देश किसके साथ खड़ा हो सकता है ये तो हमने जान लिया। अब दूसरे सवाल पर आ जाते हैं कि ईरान और इजराइल में ज्यादा ताकतवर कौन है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो एक रिपोर्ट बताती है रक्षा बजट के मामले में ईरान इजराइल के पीछे है, लेकिन अगर सक्रिय सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो ईरान इजराइल से बहुत आगे है। रिपोर्ट पर नजर डालते हैं तो इजराइल का रक्षा बजट 24.2 अरब डॉलर का है, वहीं ईरान का रक्षा बजट मात्र 9.9 अरब डॉलर का है, जो हम बता भी चुके हैं कि रक्षा बजट के मामले में ईरान पीछे है। इजराइल के पास 602 प्लेन है, ईरान के पास 551 प्लेन है, यहां भी ईरान आपको पीछे ही नजर आ रहा है। टैंक के मामले में ईरान इजराइल से करीब 2 गुना ताकत रखता है। इजराइल के पास 2200 टैंक हैं तो ईरान के पास उससे 2 गुने यानी 4071 टैंक हैं। समंदर में सैन्य शक्ति की भी बात कर लेते हैं तो इजराइल यहां ईरान से पीछे है। इजराइल के पास 67 युद्धपोत हैं, जबकि ईरान के पास 101 युद्धपोत का लंबा चौड़ा बेड़ा है। वहीं इजराइल के पास 43,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि ईरान के पास 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां। यहां आप देखते जाइए, ईरान हर चीज में इजराइल से ज्यादा ताकतवर है, मजबूत है। सैनिकों की संख्या की बात करें तो इजराइल पर ईरान ही भारी पड़ रहा है। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव सैनिक हैं। यहां भी ईरान भारी है। इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान दुनिया का 14वां सबसे ताकतवर देश है, वहीं इजराइल 17वें नंबर पर आता है। इजराइल के पास इस वक्त 80 परमाणु बम है, जबकि ईरान के पास आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु बम नहीं है। होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक माना जा रहा है परमाणु बम तो होंगे। कहा जा सकता है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ा, ये दोनों आमने सामने आए, तो इजराइल के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। इजराइल ईरान को फिलिस्तीन समझने की गलती बिल्कुल ना करे। ईरान कहीं भी कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक ही सूरत में इजराइल ईरान को हरा सकता है, और वो है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल करे। और अगर इजराइल ने ये रास्ता अपनाया तो इसका अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। इजराइल के खिलाफ ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से मध्य पूर्व समेत पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर गंभीर असर पड़ सकता है। मध्य पूर्व में युद्ध क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। इसमें कई और देशों के कूदने से तेल की कीमतें ऊंचाई पर चली जाएंगी, महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। ऊर्जा खाद्य का भारी संकट दुनिया में हो सकता है। कई देशों में हजारों लोगों को भुखमरी जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, कहीं मजबूर होना पड़ सकता है। तेल बाजार डमाडोल हो सकता है। अब आखिर में सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि अगर दोनों देश सामने आए तो भारत का क्या पक्ष रहेगा, जिसे सुनने के लिए आप सभी उत्साहित भी हैं। आपकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि भारत क्या करेगा, भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है। तो भारत उन मुल्कों में शामिल रहा है जो हमेशा से इस तरह के हालात में तटस्थता की नीति अपनाता रहा है। ऐसा ही इस युद्ध में भी देखने को मिल सकता है। भारत के इजराइल और ईरान दोनों ही मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, और पिछले कुछ सालों में ये रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं, जिन्हें वो बिगाड़ना तो नहीं चाहेगा। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा भी है, रूस यूक्रेन के बीच जब टकराव की स्थिति बनी, या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव की स्थिति बनी, दोनों ही समय पर भारत ने बड़ी ही सूझबूझ दिखाई थी। दोनों ही के साथ अपने रिश्ते दुरुस्त रखे थे और एक स्टैंड लेकर भारत अड़िग रहा था, अपने स्टैंड पर अड़िग था।
सिर्फ अफगानिस्तान और तालिबान के वाले मामले में ही ऐसा देखा गया था कि भारत ने खुलकर अफगानिस्तान का साथ दिया था, जिसकी वजह सभी जानते हैं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। तो ऐसे में इस बार भी भारत तटस्थता के रास्ते पर चलते हुए दोनों मुल्कों से शांति बरतने की अपील कर सकता है। अब कुछ लोगों के जहन में एक सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा होगा कि अमेरिका हर जगह बीच में कैसे आ जाता है, इसका नाम क्यों होता है? क्योंकि चाहे रूस यूक्रेन रहा हो या इजराइल फिलिस्तीन या अफगानिस्तान और तालिबान, हर जगह अमेरिका का जिक्र जरूर आया है। तो इसे लेकर जानकारों का दावा है कि अमेरिका खुद को ताकतवर बनाए रखने के लिए ही अपने प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ किसी एक देश को खड़ा करता है, दोनों के बीच टकराव करवाता है, इससे देश आपस में लड़ते रहें और फायदा अमेरिका को पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।